राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भाई वीरेंद्र नाथ जी भट्ट साहब जोड़ रहे हैं लखनऊ से। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार सर। सर, ये मोदी जी की गवर्नमेंट में शाहरुख खान को इतनी घटिया एक्टिंग और इतनी घटिया फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट एक्टर का देना, कि मतलब आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार में अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं या ऐसा एक सिस्टम हावी है, या मोदी सरकार शाहरुख खान जैसे लोगों से वैलिडेशन चाह रही है? आखिर शाहरुख खान की घटिया एक्टिंग को देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अभिनय के क्षेत्र में, फिल्म लाइन में, इसको देख के आपको नहीं लगता कि इन्होंने उस पुरस्कार की गरिमा घटा दी और शाहरुख खान जैसे हल्के आदमी को ये पुरस्कार दे कि क्या साबित क्या करना चाहती है सरकार? देखिए, कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। उसमें प्रोफेसर मेनन कहती है कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो सिस्टम आज भी उन्हीं का है। और अब अभी हाल में फिल्म आई है उदयपुर फाइल्स। उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में आया। शायद उसको अब परमिशन मिलने वाली है। उससे पहले उसके ऊपर 4 दर्जन कट लगाने का दबाव डाला था फिल्म सेंसर बोर्ड ने। फिल्म सेंसर बोर्ड को कौन कंट्रोल करता है? फिल्म सेंसर बोर्ड में नियुक्तियां कौन करता है? केंद्र सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है। तो तो अगर आपको लग रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म को अवार्ड मिल गया बड़ा, और ये जो है उचित फैसला नहीं है, और अभी भी जो है सरकार वैलिडेशन सीख कर रही है उन लोगों से जो उनके शत्रु हैं, जो आपके वैचारिक शत्रु हैं, आप उन्हीं से वैधता की प्रार्थना कर रहे हैं, वैधता की गुहार लगा रहे हैं। यानी आप आज भी ये दिखना चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली करेक्ट हैं, हम सेकुलर हैं, हम गंगो जमन तहजीब वाले हैं, और हम जो है वही जो अटारी बॉर्डर पर जो मोमबत्ती गैंग था, जाकर के अमन की आशा वाला जाके मोमबत्ती जलाता था। और ये इतना बड़ा अपराधी गैंग है कि इसने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो अमृतसर में है उसको वाघा बॉर्डर कहना शुरू कर दिया, जबकि वाघा पाकिस्तान साइड को कहते हैं। इंडियन साइड में जो है के बॉर्डर को अटारी कहते हैं, और वो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति के नाम पर है अटारी। तो ये सब तो हो रहा है देश में। तो ये जो हुआ है इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब चीजें जो होती रहेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है भारत के लोगों को समझनी चाहिए, और इसको इस देश के केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और अभी मैं और मेरा अनुभव तो ये है कि बीजेपी के लोगों को भी समझ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई 2014 में अब लोकसभा में अपने पहले भाषण में कहा था 1200 साल की गुलामी से देश को मुक्त करना है। यानी मानसिक गुलामी, औपनिवेशिक गुलामी, यानी दिमाग को डीकोलोनाइज करना है। और इसी बात को जनवरी 2023 में जब जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। यानी 14 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर भी मिलेगा, 5 करोड़ लोगों को आवास भी मिलेगा, यूपी में 2 करोड़ लोगों को जो बिजली कनेक्शन भी मिलेगा, एक्सप्रेसवे भी बनेगा, हाईवे भी बनेगा, आत्मनिर्भर भारत में अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण भी भारत में होगा, मिसाइल भी बनेगी, फाइटर जेट भी बनेगा, एयर डिफेंस सिस्टम भी बनेगा, और मंदिर का निर्माण भी होगा। और पिछले पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड कायम किया है, इतना इतना निवेश तो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था। और आज सरकार के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये है कि भारत में आज महंगाई ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, 2.5%, और जो ग्रोथ रेट है वो 7% है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महंगाई जो हो 2-2.5% हो और ग्रोथ रेट 7% हो। मनमोहन सिंह के राज में महंगाई का दर हमेशा 10% रही है,
और ग्रोथ रेट 6% थी। यानी आपकी सेविंग पे जो आपकी अर्निंग थी वो -4% थी। अगर आपको 400 रुपए का जो है अगर वो आपको 1000 रुपए पे अगर 40 रुपए ब्याज मिल रहा है तो उसमें जो है 10 रुपए कम हो रहा है, यानी आपकी जेब से 6 रुपए जा रहा था, आपको 40 रुपए आपको 4 रुपए मिल नहीं रहा था। तो ये तो हालत थी। तो इसलिए अगर ये घटना हुई है, हालांकि लोगों ने इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया, और इसके पहले कश्मीर फाइल है, केरला स्टोरी है, या लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी ताशकंद फाइल भी आई थी, उदयपुर फाइल आई है कन्हैया कुमार वाली। तो ये सब जो है, और मेरा ये मानना है कि अभी आपको प्रशासनिक, राजनीतिक, लीगल, और राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर इस तरह की बाधाओं का लंबे समय तक सामना करने को तैयार रहना चाहिए। और तैयार रहने के लिए करना ये होगा कि समाज में शत्रु बोध का संचार हो। हमको स्वयं बोध तो हो, हम हैं क्या? एक मुसलमान है, वो जैसे ही पैदा होता है उसको ये मालूम है कि बस मैं हूं, मेरा मजहब सच्चा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सब झूठे हैं। और इस्लाम के अलावा किसी अन्य को इस धरती पे रहने का अधिकार नहीं है। ईसाई पैदा होता है, वो कहता है बस मेरा मजहब सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। हमारा क्या है? हमारा क्या है? सर्वधर्म समभाव। हमें यही नहीं मालूम है कि धर्म केवल एक है, वो है सनातन धर्म। बाकी मजहब है, उनकी किसी ने स्थापना की है। सनातन धर्म की किसी ने स्थापना नहीं की है। ये लाखों वर्ष की जिस प्राकृतिक प्रक्रियाओं के चलते प्रकृति का जन्म हुआ है, प्रकृति का विकास हुआ है, वैसे इस संस्कृति का विकास हुआ है। और जो पूर्णतया प्रकृति से जुड़ी हुई है, और प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी चीज, कोई भी घटना वैज्ञानिक है। वो चाहे वर्षा होगी, या गर्मी होगी, या जाड़ा आएगा, तूफान आएगा, सूखा आएगा, हर चीज साइंस से एक्सप्लेन है। सनातन धर्म का दूसरा नाम ही जिज्ञासा है, एटर्नल प्रभाव है, ना आदि है ना अंत है। जबकि अन्य मजहबों में एक आप सवाल नहीं कर सकते, जो आपको बता दिया गया आसमानी किताब से वो आपको मानना है, जो प्रॉफिट ने कह दिया वो आपको मानना है। कोई यहाँ सवाल नहीं कर सकता। यहाँ तो और उनके यहाँ अ, ऊपर वाले से डरने का कॉन्सेप्ट है। हमारे हमारे देवता हमारे गाइड हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं। अ, योगेश्वर श्री कृष्ण से हम डरते नहीं हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वो हमको बताते हैं कहाँ क्या करना है। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो शिक्षा दी और जो ज्ञान दिया अर्जुन को, और उसके आधार पर उसने युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। उस मैदान में अर्जुन के वो एक गाइड हैं, वो अर्जुन के बॉस नहीं है। वो गाइड है, और वो उसको मित्रवत एक सलाह दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और जिसका पालन अर्जुन कर रहा है। तो हमें यही बोध नहीं है। अब जैसे अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, जो एक भारत सरकार की एक प्राइम संस्था है सिक्योरिटी के लिए, उसका सेंटर खुल रहा है। लेकिन हम लोगों को एहसास नहीं है कि इस सेंटर के अयोध्या में खुलने का महत्व क्या है। क्योंकि अयोध्या के मंदिर में आज भी बहुत बड़े जो सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन के अनुसार अयोध्या का मंदिर आज भी सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती है स्टेट पुलिस के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। जुलाई 2005 में अयोध्या के मंदिर में हमला भी हो चुका है, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। होगा भाई, ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है। दिल्ली के बाहर एनएसडी का सेंटर अयोध्या में बन रहा है, और समाज को कोई इसका एहसास ही नहीं क्यों क्यों बन रहा है। तो ये एक सभ्यता की वॉर है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। पिछले 2000 सालों में दुनिया की सारी सभ्यताओं को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने नष्ट किया। 1000 साल के परिश्रम के बाद भी ये दोनों मिलकर के भारतीय सभ्यता को नष्ट नहीं कर पाए। अफगानिस्तान ले गए, 30% एरिया हमारा, वेस्ट पंजाब ले गए, सिंध ले गए, बलूचिस्तान ले गए, फ्रंटियर प्रोविंस ले गए, और ईस्ट बंगाल ले गए। लेकिन भारत में अभी भी 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं। तो ये सारा बोध हमें होना चाहिए ना। हमें ये बोध है कि हम एकमात्र दुनिया की प्राचीन सर्वाइविंग सभ्यता है। ग्रीस सभ्यता मर गई, आपका यूनान की। रोमन सिविलाइजेशन समाप्त हो गया, दोनों को चर्च ने समाप्त किया।
पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सारी सभ्यता समाप्त हो गई। नॉर्थ अमेरिका में चर्च ने वहां की मूल आबादी का समूल नाश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी का अंग्रेजों ने समूल नाश कर दिया। बगल में न्यूजीलैंड है, वहां पर भी जो मूल जनसंख्या थी वो खत्म हो गई। थोड़ी सी एक उनकी मावरी एक कबीला ट्राइब है जो बचे हैं, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन इन सब के हजार साल के हमले के बावजूद भारतीय सभ्यता आज भी अपने प्राचीन रूप में बची है। और वेद के जमाने के जो जो रचे गए मंत्र हैं, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, उसका पाठ, उसका गान आज भी होता है। तो ये सारा बोध हम में नहीं है। आपने अच्छा किया जो ये सवाल उठाया कि इसी बहाने कम से कम हमारे अंदर बोध तो हो। और हम किसी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके मजहब से नहीं पहचानते। हम उसको पहचानते हैं कि भारतीय राष्ट्र राज्य से जुड़े हुए जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल और और जो भारत की सुरक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर वो व्यक्ति किस तरफ खड़ा है, उसका स्टैंड क्या है, इससे हम तय करते हैं कि वो व्यक्ति क्या है। उसकी जाति, उसका मजहब, उसका निजी मामला है। उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो भारतीय राष्ट्र राज्य से जुड़े जो विषय हैं, उस पे उसका स्टैंड क्या है? क्या वो पहलगाम पे उसका स्टैंड क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पे उसका स्टैंड क्या है? और ये सीज फायर ट्रंप ने जो जो भारत के ऊपर जो 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 टैरिफ थोपा है, इसके ऊपर उसका स्टैंड क्या है? तो व्यक्ति अपने आचरण से जाना जाना चाहिए, ना कि जाति और मजहब से। जाति मजहब का अपना महत्व है, लेकिन वो महत्व उसका निजी है, पारिवारिक है, सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है। जी। आवाज बोल गई आप, आपकी आवाज म्यूट। मुझे एक बात बताइए, इतना महत्वपूर्ण फैसला आया और कांग्रेस ने जो ये इतनी बदमाशी पूर्ण एक जो ये सनातन को बदनाम करने के लिए सेफ्रॉन टेरर जैसा टर्म कॉइन किया, और 26/11 आरएसएस की साजिश। और वो एटीएस के एक अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे तो मोहन भागवत और योगी जी को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। एक आर्मी के एक कर्नल का जीवन बर्बाद कर दिया गया, साध्वी प्रज्ञा का जवानी, उनका यौवन, उनका पूरा जो उनके जीवन का जो गोल्डन पीरियड था, जब आदमी में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और वो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सकती थी, वो 17 साल उनको उनको बीमारियां दे दी गई इतनी, और कोर्ट में वो मुकदमा न टिकना था न टिका। पर इसके बावजूद जो प्रतिक्रिया संघ और भाजपा की तरफ से आनी चाहिए थी कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ जो किया कांग्रेस पार्टी ने, और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया, वो परमवीर जैसा जो पुलिस अधिकारी था, सर क्या ये लोग बच जाना चाहिए, इनको छूट जाना चाहिए? आर दे नॉट अकाउंटेबल? ये अच्छा, ये सरकार नहीं करेगी तो कौन सी सरकार करेगी? देखिए, जो उनकी जवाबदेही है, वो कैसे तय होगी, ये मामला सरकार को और न्यायालय को तय करना है। यदि सरकार इसके ऊपर न्यायिक जांच कराती है, यदि सरकार इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश देती है, किसी आयोग का गठन करती है कि पूरे प्रकरण पे इस बात की जांच की जाए कि कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट केस में किन लोगों को फंसाया, सही फंसाया, गलत फंसाया, क्या कॉन्स्पिरेसी की, ये तो सरकार तय करेगी। मेरा कहना फिर वही है कि शत्रु बोध और स्वयं बोध। 1947 में कांग्रेस ने जिस पार्टी का गठन 1885 में एक अंग्रेज ने किया था, जो उस समय इटावा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, A.O. ह्यूम, वो पार्टी कहती है कि हमने देश को आजाद कराया, और लोग मानते हैं। जिस पार्टी के 1910 तक 7 अफसर ईस्ट इंडिया कंपनी के या जो ब्रिटिश सिविल सर्विस के अफसर थे, जिनको कहा जाता था आईसीएस अफसर, इंपीरियल सिविल सर्विस, अंग्रेज उसके 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो पार्टी कहती है हमने देश को आजाद कराया। एआईसीसी ने जून 47 में बाकायदा प्रस्ताव पास करके
भारत के बंटवारे को मंजूरी दी। लॉर्ड माउंटबेटन देश को बंटवारा करने के लिए आए थे। 25 लाख लोग पश्चिम पंजाब, सिंध और ईस्ट बंगाल में मार डाले गए। कौन जिम्मेदार है इसका? आज भी हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। जो ईस्ट बंगाल था, जिसका जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और 71 में वो उसका नाम बांग्लादेश हो गया। आज भी हिंदू मारे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और जिन लोगों ने ये काम कराया, उसमें से एक राष्ट्रपिता बन गया और एक राष्ट्र का चाचा बन गया, पंडित नेहरू। तो जब आप में कोई स्वयं बोध नहीं है, कोई शत्रु बोध नहीं है, तो ऐसे ही होता रहेगा। और कांग्रेस ने देश के खिलाफ लगातार ऐसी साजिशें की हैं। इसी देश में सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक आप देख लीजिए। हिंदुओं को अपने धर्म का प्रचार प्रसार का अधिकार नहीं है। ईसाई और मुसलमानों को अपने अपने कॉन्वेंट, अपने मदरसे, अपने इस्लामिक स्कूल खोल करके अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने का, लोगों को अपने मजहब में कन्वर्ट करने का संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है आपने। ये ये इसमें कहने को तो जो है, आपने नाम जोड़ दिया डॉक्टर अम्बेडकर का कि लेकिन थी तो कांग्रेस। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 में राज्यसभा में कहा था कि यदि मेरा बस चलता तो मैं संविधान को जला देता। और ये सब रिकॉर्ड में मौजूद है। कोई बहुत गोपनीय बात मैं नहीं बता रहा हूँ। और एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो बॉम्बे के प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे की किताब है, कि किस तरीके से जो है, जो जो अभी 1 साल पहले आई है, कि किस तरीके से कि संविधान को मुद्दा बना करके कांग्रेस दलितों को ठग रही है। पूरे जीवन भर कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित किया। 1952 के चुनाव में पे नेहरू ने इस बात को लेकर बड़ा हर्ष व्यक्त किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हार गए लोकसभा का। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार 1990 में दिया गया है, लेकिन नेहरू को अपने जीवन काल में मिल गया, इंदिरा गांधी को अपने जीवन काल में मिल गया। राजीव गांधी ने ऐसा कौन सा कमाल किया था जो उनको पुरस्कार दिया गया भारत रत्न का? तो कांग्रेस का इतिहास ही यही रहा है। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस के ने बड़ी कोशिश की कम्युनल वायलेंस बिल लाने की। और उसमें ये कहा गया था कहीं कोई दंगा होगा तो हिंदू को दोषी माना जाएगा। और उसको कहा गया था कि ये एक तरह का रॉलट एक्ट है। और उसी तरह का बिल फिर लाया जा रहा है कर्नाटक में, रोहित वेमुला बिल, कि यदि कोई छात्र के ऊपर अगर कोई घटना होती है, तो केवल यदि दलित और पिछड़ी जाति और मुस्लिम के खिलाफ कोई घटना होती है, तो केवल जनरल कैटेगरी के, श्रवण कैटेगरी के छात्रों को उसका दोषी माना जाएगा। ये फिर से हो रहा है। तो इतना कुछ तो जो है कांग्रेस ने इस देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, कांग्रेस का इतिहास 100 साल का षड्यंत्रों से भरा हुआ है। उसके बावजूद लोगों को की अगर आंख नहीं खुलती है, तो अब ये तय करना है लोगों को कि उनको कितनी बार अपने सर पे लाठी खानी है भाई। अगर आप में स्वयं बोध, शत्रु बोध नहीं होगा, अगर आप में इतिहास बोध नहीं होगा, तो ये कौन देगा? ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। और अब तो जमाना सोशल मीडिया का है, जमाना इंटरनेट का है। हर सूचना, हर जानकारी इंटरनेट पर हर भाषा में उपलब्ध है। आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है। यू कैन हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, किसी भी भाषा में आप चाहें, हिंदी में, अंग्रेजी में, या किसी भी अन्य भारतीय भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी में, मलयाली में, गुजराती में, आपको भाषा में या बंगाली में आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे जो मूल तत्व है, वो है जिज्ञासा। अगर आप में जिज्ञासा नहीं होगी, तो फिर आप जो है बिल्कुल जानवर की की तरह जीवन जिएंगे। खाना पीना और शिटिंग एंड रिप्रोडक्शन, बस। और क्या करेंगे इसके अलावा? जानवर क्या करता है? वो वो खाता है, वो गोबर करता है, और और मादा के साथ रिप्रोड्यूस करता है, सोता है। और उसे क्या चाहिए? तो ये जो आपका पशु का जीवन से अगर आप जिज्ञासा का भाव होगा जिस व्यक्ति के मन में, तो पशु जीवन से ऊपर आ जाएगा। और वो तमाम चीजें अपने आप खोज लेगा। एक बार जिज्ञासा का भाव जागृत हो गया, तो पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी सूचना आपके पास स्वयं चल के आएगी। अभी लोगों को तय करना है कि वो क्या लोगों को जानना तय चाहते हैं। करना होगा। और मुझे तो सर ऐसा लगता है कि हम लोगों को सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए।
आपने कहा ना शत्रुबोध पैदा करने की जरूरत है। सरकार तो हमारी है, मैं सरकार एक तो बात यहाँ हमारी जोड़ दूं, आकांक्षाओं की भारत, पूर्ति के लिए है। मैं आपको एक बात जोड़ दूं, भारत का इतिहास रहा है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से समाज सदैव राज्य के ऊपर रहा है। भारत जी में कभी भी राज्य का समाज पे नियंत्रण नहीं रहा। यूरोप में इसका उल्टा है, वहां सब कुछ जो है राज्य तय करता है। भारत में समाज कभी राज्य के अधीन नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 250 साल यहाँ पे मुगलों ने, तुर्कों ने रूल किया, तमाम जगह नवाबों ने रूल किया और छुटपुट रूल करते रहे। राज्य इस्लामिक रहा, लेकिन समाज कभी इस्लामिक नहीं हुआ, समाज सनातन ही रहा। जी 1857 से 1947 तक 90 साल अंग्रेजों का राज देश के ऊपर रहा, लेकिन अंग्रेज नाक रगड़ के हार गए। इस देश को ईसाई कन्वर्ट नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ समाज की जी सत्ता सुप्रीम है। आज समाज अपनी सत्ता को भूल गया है। समाज जी को स्वयं बोध, शत्रु बोध, इतिहास बोध के साथ साथ अपना अपना सत्ता बोध भी जागृत करना होगा कि भैया कि ये देश समाज का है। ये स, ये ये देश जो है केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार जो है वो हमने बनाई है। केंद्र सरकार जी क्या करेगी, ये समाज तय करता है। जी और कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार समाज की भावना, जन भावनाओं के विपरीत जाके काम नहीं कर सकती। फिर भी इस देश में इंडी अलायंस ऐसी पार्टी है, और कल ही महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के एक एमएलए ने सनातन धर्म को कलंक बताया है। वो कहा है कि सनातन धर्म ने देश को बर्बाद कर दिया, वो को जितेंद्र आह्वान ने। और वो जहर उगल रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। लेकिन महाराष्ट्र के समाज में कोई इसको इसको लेके लेके शुभगाहट नहीं है। होगा हमसे क्या मतलब, वो हमारी पार्टी का थोड़ी है, जी हमारे क्षेत्र का एमएलए थोड़ी है। ये जी। स्थिति है। खैर सर, आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा किसी नए विषय पर दोबारा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, हर माधव।